तो प्यारे छात्रों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप लोग का अपना चैनल मूर्ति एकेडमी में। प्यारे छात्रों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज कंटिन्यू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो क्या है बाबू, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि पाचन तंत्र के बारे में, यानी कि हमारा जो शरीर है उसमें किस तरह का पाचन होता है, वो जब हम भोजन करते हैं तो कौन कौन सी प्रोसेस से होकर हमारा भोजन गुजरता है और किस तरह से पाचन होता है और हमारे शरीर को एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है बाबू, इस तरह का पूरा प्रोसेस हम देखेंगे। और जो वेस्ट मटेरियल है, जो अपचे पदार्थ है, जो पच नहीं पाते हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं और क्या क्या होता है, इस सारी घटना इसको पाचन तंत्र में क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी कि कह लीजिए कि शरीर का आज पोस्टमार्टम होने वाला है। आज शरीर का आज करेंगे हम पोस्टमार्टम और एक एक अंग के बारे में कि वो अंग कौन से है और उसका कार्य क्या है, आप सभी को एक एक करके बताने वाले हैं। ठीक है बाबू, तो चलिए करते हैं आज की क्लास का कंटिन्यू। बने रहिए वीडियो में अंत तक। और बोलेंगे कि जो अभी तक वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को पीछे पूरी क्लास चल रही है क्लास 10th का, उसको एक एक करके देख लीजिए और आगे मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको बहुत बेहतरीन ढंग से आगे समझने वाला है, समझ में आने वाला है। ठीक है बाबू, चलिए तो आज करते हैं कंटिन्यू। तो आज की टॉपिक क्या है बाबू, तो आज की टॉपिक है मानव पाचन तंत्र के बारे में, यानी कि हमारे शरीर में किस तरह से पाचन होता है। कोई भी चीज़ खाते हैं तो देखते होंगे कि हम कोई भी चीज़ खाते हैं वो पच जाता है और कहाँ जाता है, किस तरह से, तो आप सब उसके बारे में ऐसे भी आप लोग जानते भी हैं, लेकिन थोड़ा मोड़ा खाली आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, हेल्प करना है, तो वहीं आइए हेल्प करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज की शुरुआत है मानव पाचन तंत्र के बारे में, यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है बाबू, इसका क्या होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये देखिए परीक्षा में आपको पहले तो 10 नंबर का आता था, लेकिन अभी फ़िलहाल में 6 मार्क का हो गया है। ठीक है, 6 मार्क्स का हो गया है, तो ये 6 मार्क्स का यहाँ से बनेगा क्वेश्चन, आपको परीक्षा में बनना ही बनना है। ठीक है, अगर फिगर के साथ दे दिया तो 10 मार्क को दे देगा। ठीक है, अगर फिगर के साथ दे दिया तो 10 मार्क का हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। जिस तरह से अमीबा इम्पॉर्टेंट है उसी तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। ठीक, तो चलिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कहता है बाबू। सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए, यानी कि मानव पाचन तंत्र के बारे में बात किया जाए, तो सबसे पहले आप बताइए कि आप जब भी कोई इस तरह का प्रोसेस होता है तो आपके मन में चल रहा होगा कि कहाँ से शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हो रही होगी, किसी न किसी रूप में इसकी शुरुआत होती होगी। तो आप अब बतलाइए कि जब भोजन करते हैं तो आप कहाँ से शुरुआत करते हैं। तो आप लोग कहिएगा कि जैसे ही भोजन करते हैं तो जैसे ही भोजन करते हैं तो मुख से, यानी कि हम कह सकते हैं कि आहार नाल से, आहार में ही भोजन आहार नाल से स्टार्ट होगा। इसके बाद जैसे जैसे मुख गुहा में जाएगा, मुख गुहा के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद अग्नाशय, आमाशय, माने इस तरह के करते हुए छोटी आंत बड़ी आंत जाते जाते लास्ट में क्या कर जाता है, ख़त्म हो जाता है। और लास्ट में ख़त्म होता है एनस के माध्यम से जो भी वेस्ट मटेरियल बचा रहता है, या मल द्वार कह सकते हैं उसको, मल द्वार के माध्यम से वेस्ट मटेरियल क्या करता है, निकल जाता है बाबू। ठीक है, तो चलिए आइए एक एक स्टेप करके सीखेंगे। ठीक, तो चलिए अब सबसे पहले शुरुआत होती है किससे बाबू, आहार नाल से। सबसे पहले शुरुआत होती है आहार नाल से, क्योंकि आहार नाल में पता चलेगा या भोजन का कोई भी स्टोर चाहे जो भी कहिए कि वहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद आहार नाल से कहाँ जाएगा, तो उसके बाद मुख गुहा में जाएगा, इसके बाद ग्रासनी आ जाएगा और आगे चलकर धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ेगा और एक एक करके हम सभी चीज़ों को समझ लेंगे। ठीक है, तो आइए आहार नाल के बारे में बात आती है। तो आहार नाल क्या कहता है, कहता है कि आहार नाल एक लंबी कुंडली से संरचना होती है। एक लंबी कुंडली से संरचना होती है। कुंडली का मतलब टेढ़ा हुआ, मान लेते हैं कि यही आहार नाल है आपका। ठीक है, यही आहार नाल है। ये लंबी कुंडली से संरचना होती है जो कि आहार नाल के जाना जाता है। ये लंबी क्या होती है बाबू, कुंडली से संरचना होती है। ठीक है, कह रहा है कि आहार नाल एक लंबी कुंडली से संरचना होती है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर, यानी कि 8 से 10 मीटर कहने का मतलब बहुत बड़ा होती है। ठीक है, यानी कि बहुत बड़ा होती है। ठीक, इसको हम देखने में खाली लग रहा है कि छोटा छोटा है, क्योंकि ये इस तरह का घुमा हुआ है, कुंडली टिया बना हुआ है, लेकिन इसका जो लंबाई है 8 से 10 मीटर का होता है। तो आप लोग दिमाग में एकदम सेट कर लीजिएगा कि आहार नाल की लंबाई, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देगा कि बाबू आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो आप लोग बताइएगा 8 से 10 मीटर। ठीक है, आहार नाल की संरचना कैसी होती है, तो कुंडली शेप्ड होती है। ठीक है, कुंडली की जैसी होती है। ठीक, चलिए यहाँ से क्वेश्चन देखिए बराबर बनता है ऑब्जेक्टिव में, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो आहार नाल की एक कुंडली सी संरचना होती है, कुंडली सी संरचना होती है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। ठीक है, इसकी शुरुआत मुख गुहा से स्टार्ट होती है। चलिए आ गया मेरा पहला जो पॉइंट है वो आ गया। फाइनली हम लोग स्टार्ट कर लिए मुख गुहा से, क्योंकि हम लोग जब भी कोई चीज़ खाते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं बाबू, तो मुख से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं ना मुख से। मुख से कहने का मतलब मुँह से,
मुंह से स्टार्ट करते हैं। तो वही कह रहा है कि ये आहार नाल का तो प्रोसेस बता रहा है, लेकिन अब इसकी शुरुआत आहार नाल के कहाँ से हो रहा है, तो मुंह से हो रहा है, ठीक है, यानी कि मुख से हो रहा है। तो इसकी शुरुआत क्या से होगी बाबू, मुख गुहा से होती है। और यह गुर्दा, गुर्दा का मतलब मल द्वार जो कि एनस कहा जाता है, तक फैली होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आहार नाल मोटे मोटे शब्दों में अगर जाने तो मुंह से स्टार्ट होती है और एनस के माध्यम से, एनस के माध्यम से मतलब कि जो हम मल द्वार निकालते हैं, मल द्वार से निकालते हैं, इसको आप लोग इंग्लिश में लैट्रिन के नाम से जानते हैं, मोटे मोटे लैट्रिन के नाम से जानते हैं। तो वहीं से क्या करता है बाबू, निकलता है, ठीक है, उसी को कहते हैं मल द्वार, ठीक है। जितना भी वेस्ट मटेरियल यानी कि अपचय पदार्थ बच जाता है और लैट्रिन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है। तो वही है, यानी कि मुख से स्टार्ट होगा और मल द्वार से खत्म हो जाएगा, ठीक। यही पूरी प्रोसेस यानी कि पूरी क्रिया को क्या बाबू बोलेंगे, आहार नाल बोलेंगे। तो जब आहार नाल की परिभाषा आएगी लिखने को तो आप लोग, हम उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे बाबू कि आहार नाल की शुरुआत सबसे पहले किससे होती है, मुख से होती है, और कहाँ तक जाती है, तो आप लोग जानते हैं कि मल द्वार तक जाती है। तो लिखेंगे आहार नाल की परिभाषा कि आहार नाल एक लंबी कुंडली सी संरचना होती है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, ठीक है। और ये क्या करती है, इसकी शुरुआत मुख गुहा से होती है और इसकी अंत कहाँ से, मल द्वार तक जाती है, ठीक है बाबू। चलिए, आहार नाल के बारे में आप लोग अच्छे तरह से समझ लिए होंगे, ठीक। अब पढ़ते हैं हम किसके बारे में, तो जब शुरुआत हो रही है मुख गुहा से तो सबसे पहले बात आती है मुख गुहा की, ठीक है। तो अब आइए टॉपिक डालिए मुख गुहा, मुख गुहा टॉपिक डालिए और यहाँ से मुख गुहा स्टार्ट होगा, ठीक है। अब मुख गुहा कहता है कि मुख गुहा आहार नाल का सबसे पहला अंग होता है। स्वाभाविक बात है कि पहला अंग होगा, क्योंकि मुख गुहा से स्टार्ट हो रहा है तो यही सबसे पहला होगा। जो सबसे पहले आया वो सबसे पहला, और जो सबसे लास्ट में आया, जैसे कि पूछ देगा कि आहार नाल का सबसे अंतिम भाग कौन होगा, अंतिम भाग कौन होगा, तो हम कहेंगे मल द्वार, मल द्वार कहेंगे, वही ना कहेंगे। अगर पहला भाग बोल देगा तो क्या होगा, तो मुख होगा, ठीक है। तो चलिए ये बातों को समझिएगा आप लोग। तो कह रहा है कि मुख गुहा आहार नाल का सबसे पहला अंग होता है। सबसे पहला अंग होता है कौन बाबू, तो होता है मुख गुहा, जो कि भोजन के पाचन की शुरुआत मुख गुहा से ही संपन्न होती है, मुख गुहा से ही संपन्न होती है। मुख गुहा जिस गुहा में जाकर खुलती है उसे मुख गुहा कहते हैं, ठीक है। जिस गुहा में जाकर खुलती है उसी को हम लोग मुख गुहा कहते हैं। और इसकी पाचन की शुरुआत हम लोग पाचन यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि जैसे ही हम डालें वहीं से हमारा पचना का क्रिया पहला प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ठीक है। आगे पढ़ेंगे लार और के बारे में, लार में कौन सा एंजाइम पड़ता है और किस तरह से हमारा स्वाद मीठा हो जाता है, इसको सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है बाबू। चलिए, तो क्या होता है बाबू कि यहाँ मुख गुहा उसे कहते हैं। तो मुख गुहा का अगर डिफिनीशन दिया जाए तो मुख गुहा आहार नाल का सबसे पहला अंग होता है। भोजन के पाचन की शुरुआत मुख गुहा से ही संपन्न होती है, ठीक है। मुख गुहा जिस गुहा में जाकर खुलती है उसे ही हम मुख गुहा के नाम से जानते हैं। इसमें दांत होता है, इसमें क्या होता है बाबू, दांत होता है, जीभ होता है एवं लार ग्रंथि पाई जाती है। किसमें, तो मुख गुहा में। आप लोग देखे होंगे कि मेरा मुंह है, तो मुंह में क्या होगा, यहाँ पर दांत है, इसके बाद जीभ है, और जीभ के बाद इसमें क्या होता है, लार होता है। यानी कि ये सब पाया जाता है मुंह में, यानी कि मुंह में ये सब पाया जाता है, ठीक है। चलिए, लार पाई जाती है। इसमें दांत का कार्य क्या होता है, देखिए दांत का कार्य होता है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। दांत इसीलिए ना बनाया गया है कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे। मान लेते हैं कि बड़ा वस्तु है कोई, उसको खा रहे हैं, तो खा रहे हैं तो सबसे पहले काटेंगे, छाटेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काकर चबा कर और क्या करेंगे, बांट देंगे, ताकि हमारा भोजन को निगलने में क्या करे बाबू, आसानी पड़े। इतना बड़ा वस्तु है तो उसको एक साथ तो खा नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भी खाने का भोजन का द्वार है, जो भी ट्रैकिया के माध्यम से अंदर जाता है, तो वो तो उतना बड़ा है नहीं, वो पतला है, तो भोजन को कहीं ना कहीं छोटा करेंगे हम लोग तब तो जाएगा अंदर। तो यही कह रहा है बाबू कि दांत का कार्य होता है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करना, बांटना होता है, ठीक है। तो दांत का कार्य आप लोग अच्छे तरह से समझ लिए, ठीक। अब बांटना होता है। अब कह रहे हैं तथा लार ग्रंथि से लार निकलता है, लार ग्रंथि से लार निकलता है और वही लार भोजन को सान देता है। मान लेते हैं कि भोजन है तो भोजन को और उसको क्या करता है, सान देता है। जिस तरह आटा को गूँथा जाता है उसी तरह भोजन को लार का कर देता है, अपने में गूँथ देता है। और उसी लार में एक प्रकार का एंजाइम निकलता है जिसको टाइलिन के नाम से जाना जाता है। और टाइलिन एंजाइम क्या करता है बाबू, भोजन को मीठा बनाने में, यानी कि उसके स्वाद को मीठा बना, मिठास उसमें उत्पन्न कर देता है, ताकि हम और एकदम उत्सुकता के साथ अपने भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। मान लिया जाए कि हम भोजन किए और भोजन करने के बाद जैसे ही लार से हमारा कॉम्बिनेशन हुआ, लार से जुड़ा हुआ, ठीक है, और लार से जुड़ा होने के बाद भोजन में कोई स्वाद ही नहीं मिले हमको,
भोजन में कोई हमको स्वाद नहीं मिले तो हम क्या कहेंगे, वो भोजन को अंदर ले जाएंगे कि बाहर कर देंगे, बाहर कर देंगे। इसीलिए उसमें एक प्रकार का एंजाइम प्रकृति के द्वारा, सब ये प्रकृति का देन है और प्रकृति के द्वारा दिया हुआ एक कह सकते हैं कि गिफ्ट है, ठीक है, कि सब हर एक स्टेप क्या होता है, एक से एक स्टेप बनाया गया है हमारे शरीर में और हर एक स्टेप का हर अलग अलग कार्य होता है। तो वही लार का काम होता है कि उसमें एक प्रकार का एंजाइम होता है और एंजाइम क्या करता है बाबू, मीठा बनाता है। कोई भोजन को मीठा बना देगा। अगर वो भोजन खा रहे हैं खट्टा तो खट्टा में खट्टा बढ़िया से बनाएगा, यानी कि जो स्वाद होता है स्वाद को बढ़ा देगा, ठीक है। हम कह सकते हैं कि स्वाद को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो लार ग्रंथि पाई जाती है और इसमें क्या होता है बाबू कि जीभ, जो जीभ हमारा है, बोले हैं ना कि इसमें 3 गो चीज़ पाया जाता है। पहला पाया जाता है दांत, इसके बाद जीभ पाया जाता है, इसके बाद लार पाया जाता है। तो दांत का कार्य है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, जीभ का कार्य है कि उसको क्या करना, लार ग्रंथि को बढ़िया से उसको भोजन को सान लेना या गुथ लेना, यानी कि बढ़िया से, ठीक है। और इसके बाद जो जीभ का कार्य होता है, जीभ का कार्य होता है कि भोजन को मिलाने का कार्य करती है। और इस जीभ का कार्य करता है कि जीभ क्या करता है कि भोजन को अंदर की ओर धकेलने का कार्य करता है। अंदर की ओर जीभ पर हम डालते हैं कोई भोजन तो अंदर की ओर धकेल देता है और अंदर की ओर बाबू हम धकेल देते हैं, जिससे हमारा भोजन अंदर की तरफ का हो जाता है, चला जाता है। तो आप लोग अच्छे तरह से सब समझ लिए कार्य करती है, ठीक है। यानी कि हम मुख गुहा के बारे में बेहतरीन ढंग से समझ लिए। क्या क्या समझ लिए बाबू कि मुख गुहा का कार्य क्या होता है कि सबसे पहले मुख गुहा में हम लोग का क्या करता है, भोजन पचना स्टार्ट हो जाता है। मुख गुहा में 3 तरह के आपको पाया जाएगा, एगो दांत पाया जाएगा, एगो लार पाया जाएगा और तीसरा क्या पाया जाएगा, जीभ पाया जाएगा। दांत का काम है कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, ठीक है। और इसके बाद अगर जीभ की बात की जाए तो जीभ को काम है कि भोजन को धकेलना और लार का काम है कि भोजन को अच्छे तरह से सान लेना और सान के उस तरह से एक एंजाइम छोड़ना जो कि भोजन को स्वादिष्ट बना दे, ठीक है बाबू। तो हमें उम्मीद लगता है कि आप लोग अच्छे तरह से इसको एकदम बेहतरीन ढंग से समझ लिए। देखिए हम एकदम आपको एकदम आसान से बताएंगे और एकदम आराम से बताएंगे ताकि बाद में आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ इसको भी आज समझ लिए होंगे। और थोड़ा सा देखिए एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि हम जब भी साइड होते हैं तो आप स्क्रीनशॉट करना होगा तो कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब बात आती है जब भोजन की, अब मुख गुहा की चर्चा हम लोग कर लिए। अब बात आती है बाबू ग्रसनी, जिसको ग्रसनी को ही ग्रास नाली के नाम से हम लोग जानते हैं। ग्रसनी को ही ग्रास नाली के नाम से हम लोग जानते हैं। एक चीज़ और हम इसमें समझेंगे, ग्रास नाली समझ लेते हैं, इसके बाद हम दांत की जो प्रोसेस है, इसके बाद जीभ की जो प्रोसेस है उसको भी अच्छे तरह से समझ लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये मुख गुहा का ही पार्ट है तो इसको समझना हमको बहुत ज़रूरी होता है, ठीक। तो चलिए आइए ग्रासनी पढ़ लेते हैं, इसके बाद दांत के बारे में जाएंगे। तो ग्रास नाली या ग्रास नाली या ग्रसनी कह रहा है कि यह नाली के आकार की संरचना होती है। नाली के आकार की संरचना होती है, इस तरह की संरचना होती है ग्रास नाली की। यह नाली के आकार की संरचना होती है जो भोजन को अमाशय में या स्टोमक में भेजने का कार्य करती है। वही बात हुआ कि जब भोजन यहाँ से माने स्टार्ट हुआ मुख से और मुख को जीभ जब धकेला तो ग्रास नाली के माध्यम से ये स्टोमक में आ जाएगा, यानी कि हमारे पेट में आ जाएगा। किस में आ गया बाबू, हमारे पेट में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यही ग्रास नाली है और ग्रास नाली के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने भोजन को जब जीभ धकेलता है तो भोजन एकदम आ जाता है पेट में। तो वही कार्य करता है, ग्रास नाली का कार्य वही है कि भोजन को क्या करता है, पेट में विदा करने का कार्य करता है। आमाशय का मतलब पेट होता है, स्टोमक इंग्लिश में कहते हैं। यह किसी एंजाइम का स्राव नहीं करती है। देखिए ये जो होता है ग्रास नाली या ग्रासनल जिसको कहते हैं, ग्रासनी या ग्रास नाली, ये किसी भी एंजाइम का स्राव नहीं करती, यानी कि कोई भी एंजाइम नहीं छोड़ती। जिस तरह से लार छोड़ रही थी एंजाइम, कौन सी एंजाइम बाबू, टाइलिन, उस तरह से इसमें कोई एंजाइम नहीं छोड़ता है। इस बात को अपने ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं लार ग्रंथि के बारे में। तो लार ग्रंथि के बारे में हम चर्चा किए हैं कि लार ग्रंथि भोजन को पहले क्या करती है, सान लेती है, भोजन को मिला लेती है और उस भोजन में एक विशेष प्रकार का स्वादिष्ट बना देती है, उसी में टाइलिन छोड़ती है और भोजन को स्वादिष्ट बनाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर निगल द्वार एक है और दूसरा है कंठ द्वार। ये निगल द्वार और कंठ द्वार का कार्य क्या है इसको समझिए बाबू। निगल द्वार है जो कि भोजन को जो कि भोजन कहिए चाहे आहार नल कहिए, ये आहार नल में खुलती है निगल द्वार, ठीक है। निगल द्वार भोजन को आहार नाल में खुलती है, आहार नाल में खुलती है। और एक होता है कंठ द्वार जो कि श्वसन के लिए भी श्वसन नली में खुलता है। अब देखिए बात आती है यहाँ पर किस तरह से, ये बातों को समझिए। ये निगल द्वार और कंठ द्वार में क्या कॉम्बिनेशन है। जब देखे होंगे कि हम भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो भोजन को ग्रहण करते हैं तो सारी क्रिया हमारे दिमाग से होती है, यानी कि माइंड से होती है, ठीक है। तो माइंड से होती है तो माइंड क्या करता है,
कि जैसे ही हम भोजन को डालें और देखे होंगे कि कभी सोचते होंगे दूसरा काम या किसी से बात करते हैं तो भोजन दूसरे नाली में चला जाता है और जिससे हम सड़क जाता है और खोखने लगते हैं। तो क्या होता है कि पानी क्या करता है, पानी पीना पड़ता है। आप लोग ये गेस किए होंगे या आपके साथ हमेशा ये घटना होता होगा, ठीक है, कि आप खाते खाते किसी से बात किए तो सड़क गया और भोजन नाक के माध्यम से आ गया, नाक के माध्यम से आ गया। चाहे कोई भी भोजन ग्रहण किए, पानी वानी पिए तो नाक के माध्यम से सड़क किया जाता है। आप लोग ये गेस किए होंगे या आपके साथ हमेशा घटना होगा। तो ये क्या होता है ना बाबू कि ये जो दिमाग है ना, तो दिमाग कन्फ्यूज हो जाता है, दिमाग कन्फ्यूज हो जाता है क्योंकि नली दोनों का एक ही है। और एक जब ग्रास नाली वाला यानी कि आहार नाली वाला खुलता है तो श्वास नाली वाला बंद हो जाता है, और जब श्वास नाली वाला खुलता है तो आहार नाली वाला बंद हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि हमको विदा किस में करना है। तो जब आप बात करने लगते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन में रहता है कि अरे इधर विदा करें, कंठ द्वार में विदा करें या निगल द्वार में विदा करें, उसी में कन्फ्यूज होकर छोड़ देता है। और क्या होता है बाबू कि हमारा भोजन क्या होता है, सांस के माध्यम से नाक में आ जाता है, ठीक है। सांस के माध्यम से निगल द्वार में आ जाता है। तो ये निगल द्वार और कंठ द्वार के बारे में आप लोग समझ गए अच्छे तरह से कि निगल द्वार का मतलब कि आहार नाल में खुलेगा और कंठ द्वार का मतलब ये श्वसन नाली में खुलेगा, ठीक है। यानी कि आहार नाल के लिए उपयोगी है और ये कंठ द्वार श्वसन नाली के। इसके बाद इपोग्लोटिस में चला जाता है, इपोग्लोटिस, ठीक है। और इसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया यही ट्रैकिया है, ठीक है। ये ट्रैकिया है जो कि इस तरह का देखिए ये गोल गोल संरचना होती है ट्रैकिया का, गोल गोल। अगर ट्रैकिया चिपक जाएगा तो इसमें क्या होगा, चिपक जाएगा तो भोजन अच्छे तरह से नहीं जाएगा, इसीलिए इसकी संरचना क्या बाबू, गोल गोल बनाया जाता है, गोल गोल बनाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद ग्रास नाली, जो कि ग्रास नाली क्रमाकुंचन या शिथिलन जिसको बोलते हैं, क्रमाकुंचन या शिथिलन इसको बोलते हैं। ये एक होता है जो कि प्रोसेस, जो कि सिकुड़ना कह सकते हैं, और एक शिथिलन के मतलब फैलाव कह सकते हैं। ये प्रोसेस होता है ग्रास नाली में और ग्रास नाली की गति इसमें होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ले ग्रासनी और ग्रास नाली के बारे में आप लोग बेहतरीन ढंग से समझ लिए होंगे। हमें नहीं लगता है कि इसमें किसी प्रकार का डाउट होगा भी, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। हम बात किए थे दांत और जीभ के बारे में कि चर्चा करेंगे ग्रास नाली और ग्रासनी के बाद, ठीक। तो आइए दांत के बारे में चर्चा करते हैं। बाबू दांत जो होता है ना, दांत जिसको इंग्लिश में हम टीथ के नाम से जानते हैं, ठीक है, टीथ है। यानी कि वयस्क के मानव में अगर बात किया जाए तो 32 गो दांत होता है। अगर बालक में बात किया जाए या छोटे छोटे बच्चों में बात किया जाए जिसे दूधा के दांत कहते हैं, वो 20 गो दांत होता है। कितना होता है बाबू, 20 दांत होता है। और उसमें टूटते टूटते फिर टूटता है, दूधा का दांत टूटता है और इसके बाद फिर उसमें भी जो जैसे जैसे बड़ा होगा उस तरह वयस्क होते जाएगा, उसी तरह से उसका दांत भी बढ़ता जाएगा और टोटल दांत कितना हो जाएगा बाबू, 32 को हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दांत के बारे में आप लोग अच्छे तरह से समझ लिए। एक प्रकार के इनामेल होता है जो कि दांत का भी सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। दांत को क्या करता है बाबू, सुरक्षा प्रदान करता है। अब दांत होता है 4 प्रकार का। दांत कितने प्रकार का बाबू, 4 प्रकार का। और चारों का अलग अलग कार्य होता है, क्योंकि बोले हैं कि प्रकृति ने हमें जो भी दिया है वो हमारे सब उपयोगी के लिए दिया है। यानी कि किसी न किसी फॉर्म में उसका, किसी न किसी रूप में उसका उपयोग है, कहीं ना कहीं उसका उपयोग है, ठीक है। तो दांत कहने का मतलब दिया है, तो दांत का कार्य है कि मान लेते हैं कि दांत 4 प्रकार से बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। तो चारों का अलग अलग कार्य है कि कौन दांत किस कार्य को करेगा और कौन दांत किस कार्य को करेगा, ठीक है। तो यही कर रहा है कि सबसे पहले होता है छेदक, इसके बाद भेदक, इसके बाद अग्रचवर्णक, एक होता है चवर्णक। यानी कि कह सकते हैं कि इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर या मोलर, 4 प्रकार के ये दांत होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इंसाइजर का काम क्या होता है, केनाइन का काम क्या होता है, प्रीमोलर का कार्य क्या होता है और चवर्णक का कार्य या मोलर का कार्य क्या होता है, ठीक है बाबू। चलिए आइए देखते हैं दांत के बारे में। तो दांत जान गए कि कितना होता है बाबू, टोटल 32 गो होता है। अगर बालक की बात किया जाए ये वयस्क मानव में हो जाएगा, वयस्क में हो जाएगा, एडल्ट में, ठीक है। और बच्चा अगर बात किया जाए तो इसमें 20 गो होता है, ठीक है, बच्चा में 20 गो होगा। और इसके बाद दूधा का दांत टूटता है और इसमें भी क्या हो जाएगा, 32 गो हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो छेदक का मतलब इंग्लिश में इसको इंसाइजर कहते हैं। देखिए यहाँ पर इंसाइजर इंग्लिश में भी लिखे हैं और इंसाइजर हिंदी में भी इंसाइजर लिख देता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और फिर अच्छे तरह से समझिएगा, ठीक है। देखिए छेदक जिसको इंसाइजर कहते हैं, इंसाइजर का मतलब काटने वाला दांत होता है। क्या होता है बाबू, काटने वाला दांत, जो कि हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ आगे का ये जो दांत होता है ना, ये काटने वाला दांत होता है।
ये आगे का दांत होता है, काटने वाला होता है। इसके बाद इससे क्या होता है, छेदक से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वस्तु को, कोई बड़ा से बड़ा वस्तु है जो कि खाने के लिए उपयोगी है, उसको काटने का कार्य करते हैं। किससे? तो इंसाइजर से। इसके बाद बाबू आगे है भेदक। क्या है बाबू? भेदक। भेदक जिसको केनाइन के नाम से जान देते हैं। केनाइन, केनाइन का मतलब ये फाड़ने का काम करता है। देखिए ये वाला दांत, बगल में 2 दांत आपका देख रहे होंगे, ये वाला और ये वाला, ये केनाइन है। क्या है बाबू? केनाइन है। अपने ही दांत पर हम एक्सपेरिमेंट आपको बता रहे हैं कि कौन सा दांत इंसाइजर है और कौन सा केनाइन है, कौन सा प्रीमोलर और कौन सा मोलर होता है। ठीक है, तो ये है बाबू केनाइन। केनाइन क्या करता है, कोई वस्तु को फाड़ता है। तो आप लोग देखे होंगे कि जब कोई ठोस वस्तु है, आपको फाड़ने की ज़रूरत होती है, तो आप बगल से फाड़ते हैं, इस दांत से, ऐसे इस दांत का उपयोग करते हैं। यानी कि ये दांत और ये दांत आप कह सकते हैं कि फाड़ने के लिए होता है। ये देखे होंगे आप, अगर अच्छे तरह से एग्जाम्पल इसका जानना चाहेंगे तो शेर में देखे होंगे कि शेर जो कि मांसाहारी जानवर होता है, उसमें ये बड़ा बड़ा सा दांत होता है। कौन सा? केनाइन। क्योंकि कोई भी चीज़ को फाड़ने का काम करता है, वो बड़ा से बड़ा जानवर को, चाहे हिरन उरन को फाड़ता है, तो उसका दांत बहुत मजबूत होता है केनाइन, और बहुत बड़ा बड़ा भी होता है, ताकि उसको अच्छे तरह से क्या कर सके बाबू, फाड़ सके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भेदक के बारे में भी आप अच्छे तरह से समझ लिए होंगे। अब बात आती है अग्र चवर्णक की, जो कि प्रीमोलर है। देखिए प्रीमोलर का भी कार्य चबाने का ही है। ठीक है, यानी कि वस्तुओं का तोड़ने का। तो हम कह सकते हैं कि इसका भी कार्य क्या है, कि वस्तुओं को चबाने का कार्य करता है। चबाने का ये भी कार्य करता है, या तोड़ने का, वस्तुओं को पीसने का कार्य करता है। क्या करता है बाबू? पीसता है। पीसने का कार्य, चबाने कह दीजिए या पीसना कह दीजिए, पीसने का काम करता है। ठीक है, कौन? तो प्रीमोलर। और एक होता है अगला चवर्णक, जो कि मोलर के नाम से जाना जाता है, और ये भी वस्तुओं को चबाता है। ठीक है, तो शुरू में या बहुत सारे आदमी में क्या होता है कि ये चवर्णक जो कि मोलर है, लास्ट में जमता है। अभी हम लोग का नहीं जमा होगा। ठीक है, अभी हम लोग का नहीं, लास्ट में चहू जिसको बोलते हैं, चहू जिसको बोलते हैं, चहू ना, तो वो लास्ट में बनता है। और इसकी संख्या क्या होती है बाबू? तो 4 होती है इसकी संख्या, 2 नीचे 2 ऊपर के नाम से। तो ये पूरे हम समझ सकते हैं कि टीथ के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानकारी रख लीजिए। ठीक है, कि इंसाइजर क्या है, केनाइन क्या है, प्रीमोलर और मोलर के बारे में। ठीक है, हमें नहीं लगता है कि इसमें अब किसी प्रकार का डाउट होगा। और बढ़ते हैं आगे की तरफ, यानी कि आगे पढ़ते हैं जीभ के बारे में, जिसको हम कहते हैं बाबू टंग। जीभ को क्या बोलते हैं? टंग। तो जीभ एक मांसल रूपी संरचना है। जीभ एक मांसल रूपी संरचना है। मांसल रूपी का मतलब इसमें केवल मांस है, हड्डी वड्डी नहीं है। जिस तरह का देखिए जीभ आपको दिखा रहे हैं, ये जीभ है। तो जीभ एक मांसल रूपी संरचना है, जो कि इसमें केवल क्या है बाबू? मांस है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मांसल रूपी होता है, जो भोजन के स्वाद, जो जीभ के ऊपर छोटे छोटे कलियां पाई जाती हैं, कलिकाएं पाई जाती हैं। देखे होंगे कि छोटी छोटी बूंदी बूंदी टाइप के जीभ पर बहुत सारी कलियां पाई जाएंगी, कलिकाएं जिसको बोलते हैं। इसमें 1000 स्वाद होते, इसमें कितने स्वाद होती हैं? 10,000 स्वाद होती हैं। किसमें? 10,000 स्वाद होती हैं इसमें। ठीक है, कि यानी कि 10,000 वस्तुओं को एक साथ इसमें क्या करेगी? स्वाद देने का कार्य करेगी। कौन? यही कलिकाएं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जीभ एक मांसल रूपी संरचना होती है, आप लोग अच्छे तरह समझ लिए। जीभ के ऊपर छोटे छोटे कलिकाएं पाई जाती हैं, जो भोजन को स्वाद के लिए उपयोगी होती है, यानी कि भोजन के स्वाद बढ़ाती है। बोले हैं कि 10,000 कलिकाएं पाई जाते हैं, तो 10,000 स्वाद बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं। इसमें 3 तरह के से बांटा गया है। किसको? जीभ को 3 तरह से हम बांटे हैं। एक होता है आगे की भाग, और एक होता है पीछे की भाग, जो कि यहाँ से जुड़ा हुआ है, नेक गर्दन से यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये जीभ जुड़ा हुआ है ना। ठीक है, इसके बाद एक बगल वाला भाग होता है। 3 तरह से। तो देखिए यहाँ पर संरचना हम बनाए हैं। ये हमारा है जीभ, इसी तरह का जीभ होता है। आपका इस तरह से नहीं होगा तो समझ लीजिएगा कि अपने जीभ पर एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, अपने जीभ पर कर लीजिए। देखिए एक आगे का भाग है, आगे का भाग है, और दूसरा है पीछे का भाग, पीछे का भाग, और तीसरा क्या है बाबू? बगल का भाग होता है। ठीक है, इस साइड का और इस साइड का भाग कह सकते हैं। तो जो अग्र भाग होता है ना, अग्र का भाग मतलब आगे का भाग, आगे का भाग जो कि मीठे स्वाद के लिए जाना जाता है। मीठा स्वाद, यानी कि जब भी देखे होंगे कि मीठा स्वाद चखना होगा, तो हम लोग जीभ निकाल कर ऐसे करते हैं। यानी कि ये वाला जो भाग है, ये वाला आगे का जो भाग है, वो किसके लिए उपयोगी है? मीठा के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर अग्र वाला भाग को मीठा कह सकते हैं, कि मीठा जानने के लिए या मीठा का स्वाद बताने के लिए अग्र भाग का हम लोग प्रयोग करते हैं। किसका? जीभ का अग्र भाग। ठीक है, इसके बाद अब आइए पिछला भाग। पिछला भाग का मतलब एकदम यहाँ वाला जो सटा हुआ भाग है उसको। तो जो सटा हुआ भाग है, जो पिछला भाग है, वो कड़वा स्वाद के लिए,
कड़वा स्वाद के लिए, एकदम कड़वा जो लगता है, नहीं देखते हैं यहाँ पर डालते हैं तो इस तरह का करते हैं, यानी कि कड़वा स्वाद के लिए इसका क्या करते हैं बाबू, उपयोग करते हैं। कड़वा स्वाद के लिए इसका उपयोग किया जाता है, किसका, तो पश्च जीभ का, यानी कि पाछे का जीभ का, जो पीछे वाला जीभ है, ठीक है। नहीं कुछ भी डालते हैं तो इस तरह का करते हैं, ठीक है। और इसके बाद आया साइड वाला या बीच वाला, इसको कह सकते हैं कि साइड वाला जीभ या बीच वाला जीभ जो है वो किसके लिए उपयोगी है। तो वो देखिए बाबू, खट्टा का बताता है, खट्टा का स्वाद और नमकीन का स्वाद। और खट्टा और नमकीन जानने के लिए हम लोग किस तरह का, तो इस और जीभ के की तो इस साइड, नहीं तो इस साइड हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से इसको भी समझ गए होंगे जीभ के बारे में, ठीक है। तो हम पूरे इस प्रोसेस को बताए हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे की ओर आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है।